Hello students, today we are going to start atoms, है ना, which is chapter 12 of NCERT टेक्स्ट बुक। और इसमें हमारा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आफ्टर इंट्रोडक्शन, इट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, विच वॉज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड को, और गीगर मार्सडेन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस लिए थे। तो गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। ऑलराइट, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि एक अल्फा पार्टिकल चाहिए हम लोगों को गन की तरह, ये यहाँ पे एक मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल रेंज जो चाहिए हम लोगों को, इन्होंने उसके लिए क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जो कि बिस्मथ का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको लिया उन्होंने। रेडियो एक्टिव होता है जो कि अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल को छोड़ेगा ये। और इसको क्या किया इन्होंने, लेड ब्रिक से बना हुआ एक डब्बे में रख लिया और पतला सा इसमें होल किया ताकि वो बस उसी होल से निकल सके एकदम सीधा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉयल लगा रखा था इन्होंने, जैसे आप वो एल्यूमिनियम वाली फॉयल देखते हैं ना, पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह, उसी तरीके का गोल्ड का फॉयल इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ। और इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस कितनी थी, वो थी 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर, है ना, ऑलमोस्ट हमारे हेयर जितना पतला एकदम। ओके, सो ये गोल्ड फॉयल इन्होंने लगा दिया यहाँ पे, और इधर स्क्रीन लगाया इन्होंने जिंक सल्फाइड का, एक स्क्रीन ऐसा कर्व्ड प्लेट जैसा। जिंक सल्फाइड में क्या होता है कि वो जैसे ही यहाँ पे इस स्क्रीन पे, कागज के स्क्रीन पे क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही हिट करेगा वहां पे चमक आती है, चमकता है वो, है ना। तो उससे पता चलता था कि अल्फा पार्टिकल ने यहाँ हिट किया है, यहाँ ऐसा वैसा दिखता है उसमें। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे डिटेक्टर भी लगा दिया गया, माइक्रोस्कोप, ताकि एंगल बदल बदल के देखा जा सके कि किसने एंगल पे किस पर्टिकुलर एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल आए हैं। सो दिस वाज एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा क्या है कि एक जो डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है उससे कितने एंगल पे ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को। ऑलराइट, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स, तो जैसे ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल को यहाँ से, जैसे यहाँ पे बंद था, उसको ऑन किया तो अल्फा पार्टिकल जाना शुरू हुए। तो दे फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर एबल टू पास थ्रू दिस गोल्ड फॉयल न्यूक्लियस। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, इस गोल्ड फॉयल से पास हो जा रहे थे और लो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे जाके हिट कर रहे थे, लो एंगल पे, वेरी स्मॉल एंगल। ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या था, बहुत स्मॉल। Almost 90% of the alpha particles were hitting at very low angles. ओके, तो ये सेटअप करके उन्होंने देखा और उन्होंने पाया क्या कि बहुत कम, यानी कि ये 8000 अल्फा पार्टिकल अगर छोड़े आपने तो उसमें से एक ही जो है बैक स्कैटर्ड हुआ। बैक स्कैटर्ड कहने का मतलब कि एंगल स्कैटरिंग क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि वो वापस लौट गया हो। सो वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्कैटर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो घटता जा रहा था इधर, है ना। सो व्हाट वेर द कंक्लूजंस फ्रॉम दिस गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। What were the conclusions from this alpha particle scattering experiment? पहला conclusion ये था कि most of the space in atom is empty. That's why alpha particles जो थे पास हो जा रहे थे foil से एंटर करके दूसरे साइड में जिंक सल्फाइड पे जाके हिट कर रहे थे। ऑलराइट, दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मास जो गोल्ड एटम का है, मोस्ट ऑफ द मास उस एटम का कहाँ पे है, सेंटर्ड एट ए पॉइंट विच इज नोन एज न्यूक्लियस, टाइनी सेंटर न्यूक्लियस। कैसे पता चला ये, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। और रिफ्लेक्ट बैक किसकी वजह से हो रहे थे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि उसका जो मास है न्यूक्लियस का, इट मस्ट बी एट वेरी टाइनी स्पेस। अगर बड़ा स्पेस होता है तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वापस गए होते, है ना।
क्योंकि बहुत कम वापस जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका गोल्ड एटम का जो ज्यादातर मास है, मैसिव पार्ट जो है विच इज नोन एज न्यूक्लियस, इट इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, वेरी टाइनी स्पेस। तो इसको आप लोग एक बार बना लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। तो गीगर और मार्सडेन ने क्या किया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने मिल रहे हैं एट पर्टिकुलर एंगल, इसका उन्होंने ग्राफ बना के देखा। तो उन्होंने क्या पाया, मैं इसको इरेज करके बना रहा हूं यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्टेड वर्सेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इधर थीटा है ना, इसका ग्राफ उन्होंने बना के देखा। ये नंबर, ये स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, स्कैटरिंग एंगल, और इधर क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ओके, तो उन्होंने पाया क्या कि जब स्कैटरिंग एंगल बहुत कम था तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है सीधे निकल जा रहे थे, यानी कि कम थीटा जब था तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल यहीं मिल रहे थे, यहीं इस वाले स्पेस में, है ना। जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ाते गए तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होना शुरू हो गए। ठीक है, ऐसे है ना, जैसे ही स्कैटरिंग एंगल आपने 90 डिग्री से ज्यादा गए तो ये अल्फा पार्टिकल मिलना एकदम ही कम हो गए। तो इस तरीके का कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ मिला उनको। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, यानी कि जितना कम एंगल रहेगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं हमको। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्कैटर्ड एट वेरी लो एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और बहुत ज्यादा एंगल पहुंचने पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल मिल ही नहीं रहा है। जैसे इधर आ गए इधर की तरफ तो अल्फा पार्टिकल बहुत कम इक्के दुक्के आए from that large amount of alpha particle. All right, so this is the finding from Giger Marsden experiment. All right, और इसी से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी हमारा कंक्लूड किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम रिवॉल्व अराउंड a very massive nucleus known as where whole positive charge is concentrated. All right, I hope it is clear. So I am erasing this. So now let us talk about Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. Okay, so these were the points from Rutherford's atomic model. पहला क्या है कि एटम का जो है सेंट्रल कोर होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज एट वेरी हैवी, okay, very heavy. Okay, and the size of nucleus is very small. साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, of the order of 10 power minus 15 meter, where its atomic size is 10 power minus 10 meter. Electrons revolve around nucleus in circular orbits due to electrostatic attraction between nucleus and electron due to centripetal force. यहाँ पे लिख देंगे due to centripetal acceleration, है ना। So these were the points from alpha particle scattering experiment what Rutherford has proposed the atomic model. तो इस तरीके से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में these are the points which he proposed. Alright, आगे देखा जाए. Okay, now let us discuss what is distance of closest approach. What is distance
of closest approach। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या चीज है। सपोज कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिस पर का चार्ज, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जेड, तो उस पर टोटल चार्ज किस, जो टोटल चार्ज हो गया दैट इज इक्वल टू जेड ई। ऑलराइट, यहाँ पे जेड जो था वो गोल्ड फॉयल था, तो जेड का वैल्यू 79 था फॉर गोल्ड, है ना। एक अल्फा पार्टिकल जो कि डायरेक्टली इसको अप्रोच कर रहा हो सीधे, है ना, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को शुरू शुरू में मान लो कि काइनेटिक एनर्जी दिया गया है इज इक्वल टू के, काइनेटिक एनर्जी इसकी के है, तो ये कितना नजदीक पहुंच सकता है इस न्यूक्लियस के, दैट डिस्टेंस, the closest distance up to which this alpha particle with kinetic energy k can reach is known as distance of closest approach। क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल होता क्या है हमारा, इट इज डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास अगर कहें तो Q अल्फा जो होगा दैट इज इक्वल टू 2e, प्लस में है ये प्लस 2e, ओके, और ये प्लस ZE। तो ये अल्फा पार्टिकल जाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा वहां पहुंच के। ओके, सो दिस, सपोज यहां पे जाके अल्फा पार्टिकल रुक गया, ओके, अल्फा पार्टिकल, तो इस डिस्टेंस को, इस जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पहुंच पाया अल्फा पार्टिकल, इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी, वही काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, जाके रुक गया वहां, किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, है ना। सो तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हम लोग को अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा पार्टिकल का, विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट डी डिस्टेंस, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का हमने बोल दिया कैपिटल के, यहाँ पे अल्फा लिख देते हैं, के अल्फा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही तो होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे क्या कि के अल्फा इज इक्वल टू Q1 हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल पर का चार्ज, तो 2e इंटू दूसरा वाला चार्ज क्या है, ZE, तो जेड और दो एक ही जैसा दिखता है, इसलिए ध्यान से बनाना इसको, दो अलग ऐसे बनाना। सो ZE डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, D। अब D चाहिए हमको तो D को इधर कर ले, सो D विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 2ZE स्क्वायर, दो को E स्क्वायर हो जाए तो 2 फिर ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के अल्फा इधर चला आएगा, के अल्फा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज distance of closest approach। okay, so this is what we have, distance of closest approach। okay, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, बेसिकली द क्लोजेस्ट डिस्टेंस
distance up to which an alpha particle colliding head on can reach. Okay, next topic 12.2.1 alpha particle trajectory. तो अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी किस तरीके से ट्रैजेक्टरी अल्फा पार्टिकल फॉलो करता है, हम लोग जानते हैं कि अगर एक गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है इस तरीके से हमारे पास, एंड ओके, और हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, तो एक अल्फा पार्टिकल अगर डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन करने के लिए जाता है अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा, वो तो उसी पे वापस लौट जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता है तो क्या होगा कि ये यहां तक जाएगा इस तरीके से और इस तरीके से बेंड हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन। ठीक, इसको हम लोग कहते थे स्कैटरिंग एंगल थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, अगर यही अल्फा पार्टिकल थोड़ा और दूर पे हो, थोड़ा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो क्या होगा, ये स्कैटरिंग एंगल कम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, तो इस यहां पर ये जो दूरी है इसका एक नाम है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या चीज, इसको हम लोग डिफाइन कर ले जरा। इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर distance between nucleus and velocity vector, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कह लेते हैं, इनिशियल बिफोर स्कैटरिंग, जो अल्फा पार्टिकल का वेक्टर है उसके बीच का वो जो डायरेक्शन जा रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी vector of alpha particle, this is known as what, impact parameter। alright, तो इसी तरीके से अगर इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा ज्यादा रहेगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, ज्यादा। तो ये पाया गया कि इस एंगल ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर जो हमारा है डिपेंड करता है इनवर्सली विद दिस थीटा, है ना। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट कर करके पता किया गया कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट पैरामीटर। सो दिस इम्पैक्ट पैरामीटर इज गिवन बाय 2ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे आता है cot θ/2। ओके, सो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर।